देखो, अब ले रहे हैं एलसी ऑसिलेटर्स। देखो, दो चीजें यूज करने वाले हैं इसमें। एक लेंगे कैपेसिटर और एक लेंगे इंडक्टर। प्योर इंडक्टर है या आइडियल इंडक्टर है, यानी रेजिस्टेंस जीरो है उस कॉइल का, पहले भी समझाया है। ठीक है, कॉइल है कॉपर की, तो थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहेंगे, बट आइडियल केस अगर लेंगे तो सेल्फ इंडक्शन है एल और रेजिस्टेंस उसका जीरो, और ये है कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी। नाउ कैपेसिटर स्टोर करता एनर्जी और वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला हो चुका है अपना, क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी। तीन थे, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू वी अपॉन टू एंड क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी। तो ये वाला याद रखो। और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, ये भी डिराइव हुआ है पर मैग्नेटिक फॉर्म में, और उसका ये भी फॉर्मूला हुआ है हाफ एल आई स्क्वायर। ये दोनों याद रखो। तो अब अपन लेने वाले हैं एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, उनको ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उसका फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी। इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले अपन ने डिराइव किए हुए हैं। नाउ अब अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और एक प्योर इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, जैसे यहां किया। तो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा, ड्यू टू दैट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। तो एल और सी यूज किया है और ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। यानी करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा अपोजिट में, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। ठीक है, so when a capacitor is allowed to charge and discharge through an pure inductor, pure inductor का मतलब, ये आइडियल इंडक्टर का मतलब कॉपर की कॉइल है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन डेवलप होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर किसकी वजह से, चार्ज डिस्चार्ज होते समय जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से, बट रेजिस्टेंस कितना रहेगा उसका, जीरो। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फॉर्मूला ये, इंडक्टर स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी, और ये उसका फॉर्मूला। तो जब कैपेसिटर को आप चार्ज और डिस्चार्ज होने का मौका देंगे थ्रू एन इंडक्टर, you will allow the capacitor to charge and discharge through an inductor, electrical oscillations are produced, इसीलिए उसको LC ऑसिलेटर बोलते हैं। इसका वर्किंग स्टडी करते हैं, ये पॉइंट याद रखो, तो ये डायरेक्ट यूज करेंगे उसमें। ये भी डिराइव किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये डिराइव किया है मैग्नेटिक इसमें, सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सेल्फ इंडक्शन के बाद लिया हुआ देख लेते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। तो याद रखो फिर से, फर्स्ट लाइन ऐसे लिखना कि कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर्मूला इज क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी। इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। व्हेन अ कैपेसिटर इज अलाउड टू discharge and charge through an inductor, electrical oscillations are produced. This is LC oscillator. तो वो डिटेल में लेते, एक का नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करो। अब देखो, अब आगे ले रहे हैं LC oscillator डायग्राम से। ये लिया इंडक्टर, प्योर या आइडियल इंडक्टर बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस जीरो, सेल्फ इंडक्शन है L, और उसको कनेक्ट किया है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, इस पे चार्ज है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, डिस्चार्ज होने के लिए उसके पास पाथ है अभी, मान लो अभी की ओपन है, तो करंट इज जीरो, यानी अभी इसमें फिलहाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे UE, इट इज क्यू स्क्वायर या क्यू जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी, अभी बताया था।
ठीक है, ये हो गया। अब की क्लोज करेंगे, तो की क्लोज करेंगे तो क्या होगा वो देखो। Now capacitor will have a path to discharge, ठीक है, पाथ देने वाले अपन उसको ध्यान रखो। तो ये हुई इंडक्टर कॉइल, ये अपना कैपेसिटर, ये की अपन ने क्लोज कर दिया। अब करंट फ्लो हो रहा समझो आई, जिसकी वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज, क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज हो रहे हैं ना यहां से, ठीक है, तो उनको जगह मिल गई डिस्चार्ज होने के लिए। सो करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब करंट चेंज हो रहा तो इस कॉइल के आजू बाजू में डेवलप होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, जैसे सोलोनाइड पे बताइए, ये सोलोनाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो वही है समझो, सोलोनाइड ही है इंडक्टर, ठीक है। अब इसको पाथ मिल गया डिस्चार्ज होने के लिए, तो चार्ज डिस्चार्ज हो गए, करंट हो रहा फिलहाल के लिए इंक्रीज। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो रहेगी ई, या यू मैग्नेटिक है तो यू एम कर देते, यहाँ यू ई इलेक्ट्रिक के लिए है। अभी करंट आई है, मैक्सिमम नहीं हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा चेंज करेंगे, ये डायग्राम फिर से समझ लो। अभी की ओपन है, देखो कनेक्शन नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसमें स्टोर है, चार्ज है Q0, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर है उसका फॉर्मूला है UE इज इक्वल्स टू Q² अपॉन ट्वाइस। अब अपन इस की को क्लोज कर दिए, अपन ने चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ दे दिया, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ प्रोवाइड किया है थ्रू एन इंडक्टर। तो जब वो चार्ज इसमें से डिस्चार्ज होंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट इंक्रीज होगा, तो इसके आजू बाजू में डेवलप होगी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही मैग्नेटिकल एनर्जी में या मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम में कन्वर्ट हो रही इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। करंट इंक्रीज होगा 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 होते जाएगा, जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में बनाना, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, तो करंट इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गया I0, जैसे Q0 था वैसे मैक्सिमम करंट I0 से डिनोट कर रहा है, तो एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो अब ध्यान देना, अपन यहां साइकिल बना रहे हैं, ये डिस्चार्ज हुआ तो करंट क्या हुआ, इंक्रीज, करंट पहुंच गया अपने मैक्सिमम पे I0, देखो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ध्यान से समझ, ये ले रहे I0, इधर लेंगे माइनस I0, अभी वो इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पे पहुंच गया करंट I0। फिर से देखो, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, चार्ज उसमें है Q0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसने स्टोर किया है वो है Q² अपॉन ट्वाइस C, की ओपन है, की को क्लोज करेंगे तो यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी चार्ज है, ठीक है, कम हो गए, चार्ज फ्लो होना शुरू हो गए, यानी करंट फ्लो हो रहा, तो करंट डेफिनेटली क्या होते जाएगा, इंक्रीज, तो फिलहाल एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर, करंट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऐसा लिखना। जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा यानी ये खाली हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया, करंट कितना हो गया, मैक्सिमम I0, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर है वो भी हो गई मैक्सिमम। देखो समझ में आएगा, एक डायग्राम बीच में की स्किप कर दिए, यहाँ इससे कम चार्ज बनाए थे, देखो ऐसे बनाया था, प्लस प्लस माइनस माइनस, कम कर दिए चार्ज और करंट लिखा था I, और बोल रहे थे करंट क्या हो रहा, इंक्रीज, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया था, करंट क्या हो रहा, इंक्रीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में दिखाना कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो करंट हो गया मैक्सिमम कितना, I0, और एनर्जी हो गई हाफ एल I0, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरे के पूरे मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। देखो तो करंट अपना 0 से लेके मैक्सिमम तक पहुंच चुका है I0, ठीक है। देखो इतना समझ में आया, 3 डायग्राम हो गया, उसके बाद देखो फिर से बना रहे, 3-4 डायग्राम बनानी पड़ेगी आप लोगों को। अब कैपेसिटर फुल्ली खाली हो चुका है, करंट मैक्सिमम हो चुका है, अब इसमें डेवलप हुई है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें
ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट चेंज हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था, ड्यू टू दैट चेंजिंग करंट इसमें क्या इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ. दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड ईएमएफ. दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड ईएमएफ. देखा, यस. तो ध्यान रखना, फिर से देखो, करंट फ्लो हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था, मैक्सिमम तक पहुंचा, करंट चेंज हो रहा, मतलब इसके आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही. तो अब इसमें क्या इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ. वो इंड्यूस ईएमएफ इस कैपेसिटर को वापस से चार्ज करेगा. ठीक है, तो अब देखो फिर से ये ले रहे मैग्नेटिक फील्ड. अब करंट जो मैक्सिमम हो चुका था, अब वो करंट जब वापस से, अब यहां क्या इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ. ठीक है, अब करंट अपोज होगा और डिक्रीज होगा. करंट इज नाउ गोइंग टू, रुक जाओ 2 मिनट, ध्यान देना. देखो पहले क्या करंट इंक्रीज हो रहा था, अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है. जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा, अब करंट इंक्रीज नहीं होगा. अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है अप्लाइड ईएमएफ के अपोज में, यानी इसके अपोज में. तो ये बन गया नेगेटिव, ये समझो बन गया पॉजिटिव. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. अब करंट डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि अब चार्ज नहीं बचे, इंक्रीज हो गया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है, तो करंट नाउ डिक्रीजेस. अब कैपेसिटर वापस से चार्ज होगा, क्योंकि ये देखो ये सेल की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव. करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना. तो पर ईएमएफ अपोजिट में देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, बट अब करंट डिक्रीज हो रहा. अब ये पोटेंशियल का सोर्स बन गया. पहले ये था पोटेंशियल का सोर्स, अब ये है समझो पोटेंशियल, इंड्यूस ईएमएफ. तो अब कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ आएंगे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, यहाँ आएंगे नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो वापस से जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही. फिर से सुनना, पूरी तरह जब वो डिस्चार्ज होगा तो करंट इंक्रीज होके क्या हो गया, मैक्सिमम. अब वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है और यहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस हो चुका है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव. करंट सेम डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट की डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुई है, अपन अभी उसी डायरेक्शन में है, पर अभी अपन मैक्सिमम पे है. अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है. अब यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसकी बारी आई है, वो वापस कैपेसिटर को चार्ज करेगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया जो कैपेसिटर को चार्ज करने वाला है. ठीक है, करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन. अभी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है. नाउ द कैपेसिटर विल कीप ऑन चार्जिंग जब तक वो अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाता. तब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, करंट डिक्रीज हो रहा, करंट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, और जब वो पूरी तरह वापस से चार्ज हो जाएगा, ठीक है यही बना गया. अब ये पूरी तरह चार्ज हो गया, तो इसकी एनर्जी गई. अब फिर से करंट क्या हो जाएगा, जीरो. समझ में आया? तो फिर से सुनो, एक बार यहीं पे बता देते इसी डायग्राम. ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर से सुनो, ये पाथ दिया अपन ने. पहले कुछ चार्ज यहाँ थे पॉजिटिव, कुछ निगेटिव. चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो गए इंडक्टर के थ्रू, तो करंट पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज. जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो करंट हो गया यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे करंट चेंज हो रहा था, उसकी वजह से क्या इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ. अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इट विल अपोज द अप्लाइड ईएमएफ. तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इधर निकालेंगे नेगेटिव, इधर निकालेंगे पॉजिटिव. अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा. अब इसमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है. नाउ अब करंट मैक्सिमम हो चुका है, अब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. नाउ करंट विल डिक्रीज, दैट विल चार्ज द, क्योंकि वो चार्ज कर रहा ना, तो करंट डिक्रीज होगा और कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा. करंट की डायरेक्शन वही देखो, वापस से वही रहेगी जो पहले दिखाया था. करंट की डायरेक्शन ये लिया है, अभी ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी. बट अब यहाँ आएंगे कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज, करंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर फिर से चार्ज हो रहा, फिर से मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही. जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी गई, इसका पोटेंशियल खत्म, इसने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया पूरा.
अब फिर से करंट क्या हो गया, करंट क्या हो गया, जीरो। करंट डिक्रीज हो रहा और जीरो हो गया, ये करंट डिक्रीज हुआ और जीरो हो गया। अब पहले वाले केस के साथ अगर उसको कंपेयर करें, ऐसा है करंट जीरो है, यहाँ पे भी करंट जीरो है, पर ध्यान से देखो इधर पॉजिटिव चार्ज थे, इधर निगेटिव चार्ज थे, अब इधर निगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, करंट जीरो हो गया तो इसको हटा देंगे। अब क्या होगा समझना, ये लिखना नहीं है पर अब समझना। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा मगर ये डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव है तो करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, फिर से करंट इंक्रीज होगा और यहां डेवलप होंगी मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट इंक्रीज हो रहा मगर अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वाली डायरेक्शन के अपोजिट। देखो तो फिर वापस से ऐसी साइकिल फॉलो होंगी, ठीक है। तो अब देखो फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर से करंट इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। फिर करंट मैक्सिमम हो गया I0, तो पूरे का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। ये करंट मैक्सिमम तक पहुंचे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे फिर से ईएमएफ डेवलप होगा। अब अपन ने बोला था कि यहाँ डेवलप हुआ है पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव, ये पॉजिटिव, करंट वही डायरेक्शन में रहेगा। पर अब ये वापस से पूरा डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो रही, करंट वही डायरेक्शन रहेगा, फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा, ये बनेगी, यानी अपन इनिशियल इसमें पहुंचे, ठीक है। देखिए तो इस तरह ये ऑसिलेशन कंप्लीट हो। और दूसरी साइकिल का भी याद रखना, कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजेगा, तो सेम प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन के लिए कंटिन्यू करना, समझने की कोशिश करो और ध्यान रखो। फिर से बताया जाए, ध्यान देना शॉर्ट में। देखो अभी चार्ज है, ठीक है, कि ओपन है, करंट जीरो है, यहाँ पे है। अब की क्लोज करेंगे, इसको पाथ देने वाले हैं चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए, तो चार्ज इधर से डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो करंट होगा इनिशियली इंक्रीज और हाफ एल आई स्क्वायर रहेगा फॉरवर्ड। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो जब तक वो पूरा डिस्चार्ज होगा तब करंट हो जाएगा मैक्सिमम एंड इट बिकम्स I0, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ एल I0 स्क्वायर, तो करंट पहुंच गया अपने मैक्सिमम तक, ठीक है। अब होगा क्या, आगे देखते हैं। अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, जो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। इधर था पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इधर लेंगे नेगेटिव, इधर लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अब करंट है वही डायरेक्शन में फ्लो होगा वापस, ये सेल बन गया समझो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ईएमएफ का सोर्स बन गया, ठीक है ना। उसमें से जब चेंजिंग करंट पास हुआ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेंसेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, जो बना है। तो करंट की डायरेक्शन जो है वही रहेगी, पर अब कैपेसिटर चार्ज हो रहा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जैसे पहले था कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसकी एनर्जी वापस मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और करंट डिक्रीज होके हो जाएगा वापस से जीरो, यानी ये करंट डिक्रीज हो रहा था, अब फाइनली हो गया जीरो, हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट। करंट मैक्सिमम पे गया, फिर जीरो भी हो गया। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगी मगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में लेना, मतलब कि अब की वापस से क्लोज करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो फिर वापस से पाथ ऐसा होगा, तो फिर कैपेसिटर इनिशियल पोजीशन में चार्ज हो जाएगा, यानी यहां से दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। ये देखो एक बार, अपन यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं, जीरो, इसीलिए एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। बट अदरवाइज अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा तो हीट जनरेट होगी और एनर्जी का लॉस होगा, और अपन आइडियल केस ले रहे हैं तो अपन एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं कर रहे, ध्यान रखना है। देखो एक बार आगे चलते हैं। ये हो गया एलसी ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, बाद में डिराइव होगा वो, F = 1/2 पाई √ LC। L और C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। एंटीना वगैरह जो रहते हैं टीवी के या रेडियो के, वो ऐसे ही सिग्नल जनरेट करते हैं फॉर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी,
तो याद रखना, अभी अपन आइडियल केस ले रहे हैं तो एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है, ऐसा कंसीडर करते हैं। अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा तुम लोगों को फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक रहते हैं, तो वो अपने काम का नहीं है। पर ये लॉजिक समझना, वीडियो एक बार फिर से देखो कि अपन जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम टू जीरो कैसे पहुंचे। अब अपोजिटली चार्ज हो गया, पहले इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव था, अब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी और फिर से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होंगी, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होंगी और अपन रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाले, करंट की डायरेक्शन चेंज, बस सेम प्रोसेस फॉलो होगी। दिस इज एलसी ऑसिलेटर। देख लेना एक बार वापस से, वीडियो स्टार्टिंग से देख लो, क्लियर करो। अब देखो, अब लेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज यानी एलसीआर सर्किट है सीरीज में, एल सी एंड दिस इज आर, और इसको लगाएंगे एसी सोर्स। एसी सोर्स का इक्वेशन अपने को पता है, E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। नाउ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस का मीनिंग अपने को पता है, ऑसिलेशन में हुआ है। अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल जो फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गए तो बॉडी विल ऑसिलेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये ऑसिलेशन के टाइम लिया था अपन ने कि अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो बॉडी विल ऑसिलेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। उसी तरह इन तीनों को एक साथ में कनेक्ट किया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलेंगे। ये जो लिखा है वो अपना ऑसिलेशन चैप्टर, बॉडी ऑसिलेट हो रही थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई एक्सटर्नल फोर्स के साथ तो बॉडी विल ऑसिलेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसमें भी कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है। इन तीनों को साथ में कनेक्ट किया है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ये अप्लाई करने के पहले इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो क्या प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन देखते हैं अभी, ये सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। इन तीनों को मिला दिया, इनकी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे अभी अपन ने बताया था कि कैपेसिटर जब चार्ज और डिस्चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं, तो इसकी कुछ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है समझो, और ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच हो गए तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। अब इसका इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इंपीडेंस का पहले ही डिराइव कर चुके हैं। Z is equals to under root of r square plus XL minus XC whole square। इसका यूनिट याद रखना, इंपीडेंस का यूनिट वही है क्या, ओम। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये इंपीडेंस। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता, it is the resistance offered by an inductor to an AC, it is the resistance offered by an by an capacitor to an AC, it is the opposition created by LCR circuit to an AC impedance। अच्छा, reciprocal of impedance ये बताना है क्या था, it is called admittance। reciprocal of impedance is called admittance। ये fill in the blank के लिए याद रख। आगे चल रहे हैं, मान लो अपन ले लें XL is equals to XC, तो ये आंसर क्या बचेगा, Z is equals to under root of R square, ये हो गया 0, यानी Z is equals to बचेगा सिर्फ R, ठीक है। यानी रेजिस्टिव सर्किट बचा है खाली, इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम था, कैंसिल हो गया, इसका रेजिस्टेंस बचा है खाली। रेजिस्टिव सर्किट है, कौन सा सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, इसमें से कोई भी ग्रेटर होता है, ये या ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। अगर मान लो इसकी कुछ भी वैल्यू होती तो इसमें ऐड होती, यानी इंपीडेंस क्या हो रहा था, इंक्रीज। अब R की वैल्यू जो भी होगी उतनी है, ये वैल्यूज हट गए, यानी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है इस केस में, मिनिमम। अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट रहेगा
मैक्सिमम, उसी को रेजोनेंस बोल रहे, करंट रहेगा मैक्सिमम। देखो समझ में आएगा। तो इस एलसीआर सर्किट में अगर XL इज इक्वल टू XC है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम है, तो आंसर हो जाएगा Z इज इक्वल टू R। इससे कम उसका रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। XL XC में से कोई भी ग्रेटर अगर होता तो पॉजिटिव ही है, आंसर आएगा कि स्क्वायर है, तो उसमें ऐड ही होने वाला है, भले ये ग्रेटर हो या ये ग्रेटर हो, अंदर निगेटिव भी आया है तो बाहर तो स्क्वायर है, इसमें वैल्यू ऐड ही होगी, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, इंक्रीज। बट अगर ये दोनों सेम है तो मिनिमम इंपीडेंस रहेगा कितना, R, तो करंट रहेगा मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम की वैल्यू अगर लिखेंगे तो E0 अपॉन लिखेंगे Z, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, अभी इंपीडेंस Z है पर E0 अपॉन Z की जगह पर लिख सकते हैं R, दिस इज द मैक्सिमम करंट। तो ग्राफ अगर बनाएंगे, और याद रखना ये दोनों पे डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, तो अपन फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे तो करंट इंक्रीज होते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएंगी जहां करंट है मैक्सिमम, तो वो रहेगी फ्रीक्वेंसी ये वाली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो उसका इक्वेशन डिराइव करते जहां पे XL इज इक्वल टू क्या रहेगा, XC, करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम, तो उसका इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ग्राफ छोड़ दो, नेक्स्ट बाद में बनाते इसको, पहले यहां तक देखिए। तो इस सर्किट में जब XL इज इक्वल टू XC रहेगा तो Z इज इक्वल टू R, यानी वो क्या रहेगा, इंपीडेंस मिनिमम। अगर इसमें से कोई भी ग्रेटर या स्मॉलर होता, सपोज कोई भी ग्रेटर या स्मॉलर होता, तो भी अंदर निगेटिव भी आया तो ये स्क्वायर है, इसमें वैल्यू ऐड ही होना था, यानी इसकी वैल्यू क्या होती, इंपीडेंस की इंक्रीज, बट मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, R, तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। वो फ्रीक्वेंसी वाला भी बताते हैं वापस एक बार, इसको सिंपलीफाई करते हैं फिर देखिए, इतना नोट डाउन करो पहले। ठीक है, तो यही मिटाना डायग्राम, यही सॉल्व करते उसको, फिर वो ग्राफ वापस से बनाएंगे। देखो क्या लिया था, XL इज इक्वल टू XC, फॉर्मूला डालो, 2πf इंटू L इज इक्वल टू 1/2πf इंटू C। ठीक है, F एक तरफ करो, F स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π, दो बार है स्क्वायर कर दिया, L इंटू C, टेकिंग स्क्वायर रूट 1/2π अंडर रूट LC। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL इज इक्वल टू XC हो गया, करंट क्या मिला, मैक्सिमम, इसीलिए उस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब XL इज इक्वल टू XC रहेगा तो अभी अपन ने प्रूव किया है Z की वैल्यू क्या रहेगी, R, यानी इंपीडेंस क्या रहेगा, मिनिमम। इंपीडेंस मिनिमम है यानी अपोजिशन मिनिमम है, तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला, कंडीशन निकाल रहे हैं, XL इज इक्वल टू XC। ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL और XC की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर से ग्राफ बनाते हैं, तो ये है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये करंट एक्सिस में, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे करंट इंक्रीज होते जाएगा और मैक्सिमम होगा यहाँ पे कितना, I0, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर XL विल बी इक्वल टू XC। उससे आगे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फिर से करंट इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ करंट मैक्सिमम है, मतलब इंपीडेंस मिनिमम, अपोजिशन मिनिमम। यहाँ और यहाँ करंट कम है, करंट कम है मतलब अपोजिशन। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। देखो तैयार कर, फिर आगे तो याद रखना, जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो Z इज इक्वल टू R, मतलब सर्किट खाली रेजिस्टिव बचा है, रेजिस्टिव सर्किट है, करंट मैक्सिमम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इसीलिए उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम, जैसे अपन ने बोला था ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वैसे यहाँ करंट मैक्सिमम मिलेगा।
इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, इसीलिए उसको बोल रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसको सिंप्लीफाई किया ही हम। अब देखो, समझो एक LCR सर्किट बना लिया अपन ने, ये L C और R। इस सर्किट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी देंगे, मगर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही इसमें करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। बाकी फ्रीक्वेंसी के लिए करंट उससे कम रहेगा। हेंस वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करना, एक्सेप्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। हेंस इट इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। फिर से सुनना, जब इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे इंक्रीजिंग और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम मिलेगा, बाद में इधर और इधर, या उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखेंगे, उस फ्रीक्वेंसी से कम रखेंगे तो करंट कम होगा। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जब सोर्स इसको अप्लाई करेंगे तभी करंट आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। बाकी करंट के लिए अपोजिशन ज्यादा है, उस पर्टिकुलर करंट के लिए अपोजिशन मिनिमम है, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करंट को वो अलाउ कर रहा है, बाकी सबको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको एक्सेप्टर सर्किट। देख लेते हैं, तो याद रखना, फॉर दिस फ्रीक्वेंसी करंट विल बी मैक्सिमम, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करंट को वो एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी करंट, बाकी फ्रीक्वेंसी के जो करंट रहेंगे उनको वो अपोज कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ये यूज होता है रेडियो में। जैसे मान लो, तो देखो, सपोज अपने को रेडियो ट्यून करना है फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज के लिए, ठीक है, नागपुर स्टेशन है समझो, वो सुनना है अपने। अब C या L की वैल्यू चेंज करेंगे सच दैट इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज पे फिक्स कर देंगे। अब सिर्फ नागपुर का नहीं, अमरावती का भी रेडियो सिग्नल है समझो, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, BBC भी है, विविध भारती भी है, बहुत सारे सिग्नल्स है, इसके पास बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, बट इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज पे। उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो कैच करेगा और उस पर्टिकुलर सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए उस सर्किट का करंट रहेगा मैक्सिमम, बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देगा, हटा देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो याद रखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी अपन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ L और C। अपन जो फ्रीक्वेंसी ये लिए है उस पे पर्टिकुलर इंपीडेंस रहेगा मिनिमम, करंट रहेगा मैक्सिमम। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, मतलब इट हैज एक्सेप्टेड दैट फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। तो ये याद रखना, तो ये फॉर्मूला याद रखना। और याद रखना रेजिस्टिव सर्किट, इंपीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। अब देखो, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, सीरीज था, अब ले रहे पैरेलल, तो इसमें दो ही लेंगे, जैसे आपने बताया था LC ऑसिलेटर, इंडक्टर और कैपेसिटर LC, इसको अप्लाई किया AC सोर्स, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा सपोज IC, डिवाइड होगा करंट, और ये है IC, ये है IL, और EMF है E0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो अब अपन ने कनेक्ट किया है क्या है, पैरेलल। सो IL इज इक्वल्स टू IL लिख रहे हैं। नाउ अगर याद होगा तो जब इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो EMF लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2, मतलब करंट पीछे है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, यहाँ पहले एक बार के लिए I0 लिख देते, साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। देखो माइनस क्यों लिखा, क्योंकि EMF आगे है, करंट पीछे, तो माइनस कर दो पाई बाय 2 से, ठीक है। देखो ये देख के करना थोड़ा सा, और IC क्या रहेगा, C I0, जब कैपेसिटर को अप्लाई करते हैं तो करंट लीड करता है, EMF लैग बिहाइंड,
तो ये ईएमएफ का है तो करंट आएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखो तो कैपेसिटर में करंट लीड करता इसलिए प्लस पाई बाय 2, इंडक्टर में करंट लैग बिहाइंड है इसलिए माइनस पाई बाय 2। तो ये माइनस है। अब देखो पीक करंट को ऐसे लिख रहे हैं ईएमएफ अपॉन उसका रेजिस्टेंस एक्सएल, ओम्स लॉ I = V अपॉन R, ठीक है। और इसको लिख रहे हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। याद है शायद अपन ने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया था, तीसरी बार हो रहा है। नाउ इसको लिखेंगे E0 अपॉन उसका रेजिस्टेंस XC, ओम्स लॉ, पीक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस I = V अपॉन R। और यहां लिखेंगे cos ओमेगा टी, क्योंकि प्लस है तो वो प्लस। नाउ टोटल करंट I कैन बी रिटन एज IL प्लस IC। यहाँ पे करंट है समझो I, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट I = IL प्लस IC। नाउ कॉमन क्या निकलता हो देखो, E0 कॉमन, ठीक है, cos कॉमन निकलेगा, उधर निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ये लिखते पहले 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL E0 और cos ओमेगा टी कॉमन। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट। अगर अपन ऐसा ले जैसे पहले लिया था, इफ XL = XC, XL और XC की वैल्यू अगर सेम ले ले तो ये क्या हो जाएगा 0, करंट इज 0। करंट 0 मतलब करंट है मिनिमम, और अगर करंट मिनिमम है तो इंपीडेंस है मैक्सिमम। तो इसमें सीरीज वाले से उल्टा है, उसमें इंपीडेंस मिनिमम था और करंट मैक्सिमम, इसमें करंट मिनिमम है और इंपीडेंस मैक्सिमम। ये देखो कैसे लिखा है, ये समझना सिर्फ मेन पहले कि जब इंडक्टर कंसीडर करते तो ईएमएफ लीड करता, करंट करता लैग बिहाइंड, तो करंट कर दिया माइनस लैग बिहाइंड पाई बाय 2। कैपेसिटर में करंट लीड करता इसलिए प्लस पाई बाय 2। करंट की जगह ये फॉर्मूला, करंट की जगह ये फॉर्मूला, ओम्स लॉ, I = V अपॉन R, I = V अपॉन R। और इसका रेजिस्टेंस है XL और इसका रेजिस्टेंस XC। यहाँ माइनस था, माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ प्लस है तो ये प्लस कॉस ओमेगा टी, ये हुआ है पहले भी डेरिवेशन। तो अगर XL = XC रहा तो करंट रहेगा 0, करंट 0 है तो इंपीडेंस मैक्सिमम। सीरीज वाले से उल्टा है, वहां इंपीडेंस मिनिमम था, करंट मैक्सिमम था, यहां इंपीडेंस मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है। देखो तो फॉर्मूला देखो, सॉल्व कर रहे हो तो अब आप इस सर्किट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाई करेंगे तो पहले फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकाल लेते हैं वापस से। वही XL = XC, कंडीशन वही लिया है। XL का फॉर्मूला 2πfL और इसका 1/2πfC, F को इधर कर दो, F² = 2π 2π 2 बार 2π² LC टेकिंग स्क्वायर होगा तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये स्क्वायर हट जाएगा 2π, ये आ जाएगा LC। वही आंसर है वापस से। तो जब पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट को आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस मैक्सिमम और करंट मिनिमम रहेगा। तो उसका ग्राफ देखो कैसा आएगा, ये है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा रहता, यहाँ है करंट, ठीक है, मैक्सिमम I0 है और ये है फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, करंट डिक्रीज होगा और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जहां XL = क्या है XC, करंट रहेगा मिनिमम, करंट इज मिनिमम। इसके पहले वाले में ग्राफ कैसे निकाला था हमने, करंट मैक्सिमम था, अब यहाँ करंट मिनिमम, 0 को टच नहीं करता क्योंकि आइडियल केस नहीं रहेंगे, इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है, आइडियल केस मतलब, पर फिर भी 0 रहेगा, याद रखना मिनिमम। और इंपीडेंस मैक्सिमम, करंट मिनिमम मतलब इंपीडेंस मैक्सिमम। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपोजिशन मैक्सिमम है, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो अंदर नहीं आने देगा, उस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा, इसीलिए इस सर्किट का दूसरा नाम है रिजेक्टर सर्किट। कौन सा सर्किट, रिजेक्टर सर्किट।
उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी इस फ्रीक्वेंसी के लिए उस पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट का इंपीडेंस रहेगा मैक्सिमम और करंट रहेगा मिनिमम। यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो अपोज कर रहा है, एंटर नहीं करने देगा, अपोज करेगा, इसीलिए इस सर्किट को अपोज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, यानी रिजेक्टर सर्किट। तो ये है पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट। इसके पहले जो लिया था सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो याद रखना, इसमें इंपीडेंस मैक्सिमम है, उसमें इंपीडेंस मिनिमम था। इसमें करंट मिनिमम है, सीरीज वाले में करंट क्या था, मैक्सिमम। बस 2 पॉइंट तो वैसे ही लिखे। फिर उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट सीरीज वाले को, इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लेना। तो 3 पॉइंट हो गए। देखो नोट डाउन करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता। अच्छा ये मत लिखना xl = xc, और ये तो दोनों में सेम ही है, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन और xl = xc। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आया सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट और पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट, तो लिखना पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट में इंपीडेंस इज मैक्सिमम, उसमें लिखेंगे सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में इंपीडेंस इज मिनिमम। पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट करंट इज मिनिमम, सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट करंट इज मैक्सिमम। Series resonating circuit is called acceptor circuit, parallel resonating circuit is called rejector circuit। तो ये पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिख सकते हैं। देख लो एक बार। तो ध्यान रखना, आप पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, पर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी अपन ने L और C की वैल्यू अगर फिक्स कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जहां xl = xc हो जाएगा, इंपीडेंस रहेगा मैक्सिमम, करंट हो गया मिनिमम। इधर और इधर है, बाकी फ्रीक्वेंसी के लिए करंट है, बट उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट मिनिमम, यानी उस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट।